जी, डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को भी शामिल करेंगे। वीरेंद्र जी भी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, आप उन कारणों का पता कर पाए कि राहुल गांधी ने अमेठी क्यों छोड़ा, रायबरेली क्यों चुना, रायबरेली में क्या माहौल है, और अमेठी में किशोरी लाल शर्मा जा रहे हैं। कल खबर आपने ही ब्रेक की, दुनिया को आपसे ही पता चला कि किशोरी लाल शर्मा लड़ेंगे, तब तक तो किसी को पता ही नहीं था। तो अब दोनों जगह का जब आपने आज कवरेज किया और एनालिसिस किया, आपने क्या महसूस किया? देखिए, ये बात खुद कांग्रेस के लोगों के समझ में नहीं आ रही है कि राहुल गांधी को अमेठी के बजाय रायबरेली से लड़ाने के पीछे क्या रणनीति है। आखिर ऐसा कांग्रेस को कौन सा बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है जो उन्होंने रायबरेली से राहुल गांधी को प्रत्याशी बनाया है और इस पर इतना सस्पेंस रखा। ये जरूर है कि रायबरेली में कांग्रेस के परंपरागत वोटर हैं, गांधी परिवार को जिताता आया है, लोगों ने उत्साह भी दिखाया, लेकिन राहुल गांधी तो 2 बार सांसद रहे अमेठी से, एक बार वो हार गए, उसके बाद वो वहां से निकल गए। ये चीज लोगों को समझ में नहीं आती है। इतना सस्पेंस बनाकर लड़ाने क्या फायदा, पहले ही ऐलान कर देते कि राहुल गांधी रायबरेली से लड़ेंगे तो अमेठी में अपना जिसको देना होता देते। देखिए, ऐसा लगता है कि पहले ये दबाव था कि प्रियंका भी चुनाव लड़ें, लेकिन आखिरी वक्त तक शायद वो नहीं मानी। जब वो नहीं मानी, पहले उन्हीं के लिए शायद रायबरेली के लिए सोचा जा रहा था, तो उसके बाद फिर राहुल गांधी का नाम अंतिम समय में घोषित किया गया और अमेठी को किशोरी लाल शर्मा के लिए कहा गया। ऐसा लोग चर्चा कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ने से मना किया, लेकिन अगर राहुल वायनाड और रायबरेली दोनों जीत जाते हैं तब वायनाड से वो किसे लड़ाएंगे? क्या प्रियंका गांधी वायनाड लड़ने जाएंगी? ये भी एक बड़ा सवाल फिर बनेगा। लेकिन आप चाहे इसे पलायन समझिए, चाहे इसे डर या जो संघर्ष का मादा कहते हैं जिसे, ये सब आज अमेठी और रायबरेली में देखने को मिला है। किशोरी लाल स्मृति ईरानी के सामने कितना टिक पाएंगे ये वहां के लोग बता सकते हैं, क्योंकि किशोरी लाल 40 साल से गांधी परिवार से जुड़े रहे हैं। कोई ऐसा बचा नहीं जिसको काट और छांट न दिया हो। तो अब तक तो दूसरे चुनाव में हमेशा करते रहे, अब की बार खुद वो मैदान में है। अब कटाई और छटाई का मुकाबला सीधे है उनका, और अब लोग उनसे हिसाब किताब कर सकते हैं। ये भी एक बड़ा मामला है। ब्रजेश जी, स्मृति ईरानी अब पूरी तरह से अमेठी की हो गई हैं। अब आप कहिए तो अमेठी उनका परिवार हो गया है, और अमेठी के लिए अब स्मृति ईरानी अनिवार्य हो गई है, और कहा जाए तो वो छोड़कर अमेठी जाने वाली नहीं है। तो ये अमेठी के लोगों को भी शायद भरोसा हो गया, और जिस तरह से वो काम करती हैं तो स्वाभाविक है कि उनके सामने जब तक कोई बड़ा चेहरा लड़ने के लिए कांग्रेस का ना आता राहुल या प्रियंका में से, तो उनको हरा पाना अब मुश्किल है। तो ये बात लोगों के समझ में आ गई। और जब से गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी और राकेश सिंह ये राज्यसभा के चुनाव में अलग हुए समाजवादी पार्टी से, उसका भी फायदा सबसे ज्यादा अगर किसी को मिल रहा है तो स्मृति ईरानी को ही मिल रहा है। तो ये तो रही लाभ की बात। दूसरी ओर दिनेश सिंह हैं जो कसम खाए थे कि अब हम कांग्रेस के झंडा में ही लिपट के मरेंगे, और आज वही कांग्रेस की कब्र खोद रहे हैं। वही दिनेश सिंह आज राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस को नष्ट करने के लिए खड़े हुए हैं। तो ये वक्त का देखिए कैसा खेल है और कैसा इम्तिहान, कि जो व्यक्ति कल कस्में खाता था आज वही व्यक्ति सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। हालांकि दिनेश सिंह तब एमएलसी थे, आज मंत्री बना दिए गए हैं, और रायबरेली में अब वो कितनी चुनौती बनेंगे ये तो वक्त बताएगा जी। लेकिन सत्ता का जो प्रेम है नेताओं का, वो झंडा बदले चाहे प्राण रहे चाहे जाए, लेकिन अगर सत्ता मिल रही है तो वो सब कुछ बदलने को तैयार हैं। इस तरह की सियासत भी उत्तर प्रदेश में इन दिनों खूब देखने को मिल रही है, और जब वक्त बदलाव का आता है तो वो चूकते नहीं हैं।
फिलहाल एक चीज और इसमें आप देख सकते हैं कि अगर कांग्रेस ने 17 सीटें समाजवादी से गठबंधन में दबाव बना के न ली होती तब भी उसका काम चल सकता था। जी 10 सीट पे कांग्रेस ठीक से लड़ती और 7 सीट बाकी सपा को दे देती तो सपा वहां और मजबूती से लड़ रही होती। ये जो कांग्रेस ने दिखावटी हंगामा करके दबाव बना के ले लिया, कैंडिडेटें नहीं जब तुम्हारे पास है अमेठी और रायबरेली में, तो 17 पे लड़ने का क्या फायदा हुआ, ये भी इनको सोचना चाहिए। ब्रजेश जी, जो पहले चरण की कम वोटिंग हुई थी और जो भाजपा जिसको लेकर डर गई थी, परेशान हुई थी, उसने उस चीज को इस कांग्रेस की अमेठी और रायबरेली के असमंजस से काफी मेकअप कर लिया। जी इसको मानसिक बढ़त आप कह सकते हैं कि भाजपा ने ली, और दूसरा भाजपा के नेताओं ने फोकस भी यूपी में बढ़ाया। ये समीकरण इस तरह से बने कि अब भाजपा आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है इस चुनाव में, तो ये भी अपनी स्थिति में बीजेपी को एक बड़ा सुधार करने का मौका मिला, ये भी आप देख सकते हैं। वैसे राहुल गांधी आज नामांकन कर दिए हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन के बारे में तो दुनिया जानती है। उनका जो प्रचार है उसकी सियासत कुछ इसी तरह की है। अमिताभ बच्चन जो आदमी हो, गजब के आदमी हैं। पहले कहते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति में आके खेलो, पैसा जीतो। फिर कहते हैं कि जो पैसा जीते हो कल्याण ज्वेलर से जाके होके सोना खरीद लो। फिर कहते हैं कि जो सोना कल्याण ज्वेलर से खरीदे हो का मुथूट फाइनेंस वाले के यहाँ गिरवी रख के पैसा नगद ले लो। और फिर कहते हैं कि अगर कर्ज, जब सोना गिरवी रखे हो तो भाई अगर कर्ज भरने की टेंशन है तो शर्मा नवरत्न तेल लगा लो, ठंडा ठंडा महसूस होगा, टेंशन दूर हो जाएगा। तो ये सब जो है एक से एक तरीका है, वैसे राजनीति है जी कि यहाँ से नहीं लड़ोगे तो गड़बड़ है, वहां लड़ोगे तो गड़बड़ है, ये सबका छोड़ के सोल्यूशन भागे, है। वो डर गए जी ये सब तमाम किस्से और कहानियां हैं। बहरहाल सुनिएगा कि जिस चमन को खाली दूसरों के हवाले कर दिया जाता है वो चमन उजड़ जाते हैं, इसलिए बागबा को नजर रखनी चाहिए हरदम चमन पर। सुनिएगा कि अगर कोई पूछता नहीं होता तो कोई देवता नहीं होता, और सब्र कल मुश्किलों का हल होगा, वक्त किसका बुरा नहीं होता, और वो जो सबके करीब होता है वो किसी का सगा नहीं होता, और बागबा पर नजर रखी होती तो चमन यूं लुटा नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक, ओपिनियंस और